नमस्कार, स्वागत है आपका 2024 के महासमर में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं के न्यूज़ और आज बात हम करेंगे छठे चरण के रण की। लेकिन उस छठे चरण में जो 14 सीटें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों के ही लिए, क्योंकि पिछली बार छठे और सातवें चरण में जो 27 सीटें हैं उनमें 20 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की थी। लेकिन 2019 के समीकरण 2024 में होते नजर नहीं आ रहे हैं। इस बार सपा बसपा का गठबंधन नहीं बल्कि एक बड़ा अलायंस काम कर रहा है। वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है, उनका आम आदमी पार्टी भी है, उसके तमाम नेता हैं जो लगातार प्रचार कर रहे हैं। और ये वो बेल्ट है जहां पर अगर किला भेदने में कामयाब हो गया समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन, जो कि इंडिया अलायंस या कुछ भी जो लोग कह रहे हो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डेंट देगा। और यूपी से ही एक बड़ी जो इंडिया गठबंधन को लीड है वो मिलती नजर आ रही। लीड इन सेंस कि पिछली बार 10 सीटें थीं, ओवरऑल 15-16 सीटें थी, 20 सीटें थी, लेकिन इस बार उसका आंकड़ा बढ़ सकता है। ये इस लीड की मैं बात कर रहा हूं। जो मेरा आकलन है कि इन सीटों पर बहुत अच्छी फाइट है और बहुत ही अच्छा चुनाव देखने को मिल रहा है। चाहे वो डुमरियागंज की जगदम्बिका पाल और कुशल तिवारी की सीट हो, जौनपुर में अगर वो कृपाशंकर सिंह और एसपी सिंह पटेल, माफ करिएगा, बाबू सिंह कुशवाहा की जगह हो, ये सीटें में कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि टॉप टू बॉटम कोई भी नेता हो। कृपाशंकर सिंह मुंबई से आते हैं, महाराष्ट्र में गृह मंत्री रहे, जब यहां आए तो महाराष्ट्र से उनके समर्थक उनको चुनाव लड़ाने आए। बाबू सिंह कुशवाहा बसपा सरकार में गद्दावर नेता, मंत्री रहे, जेल गए, समाजवादी पार्टी में अपनी पार्टी के साथ गठबंधन किया और समाजवादी पार्टी सिंबल पे जौनपुर में चुनाव लड़ रहा है। एक और सीट अंबेडकर नगर, लालजी वर्मा, गद्दावर नेता, आज जो उनके साथ हुआ वो हैरान करने की तस्वीरें थी। 3 घंटे उनको नजरबंद रखा गया, बड़े बड़े आरोप लगे। जौनपुर में भी यही हुआ। और कहीं तो खबर यह भी है कि सिद्धार्थ नगर में एक बड़े गद्दावर नेता गंगा जल लेके गांव गांव पहुंचे हैं और एक पक्ष में वोट डालने की बात करी है। तो आज इसी पे बात करेंगे, क्योंकि सारी राजनीतिक पार्टियां अब लग चुकी हैं मिशन पूर्वांचल पे। पूर्वांचल दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। बिहार से सीधा गाजीपुर पहुंचे हैं। गाजीपुर से बताते अफजाल अंसारी यहां से इंडिया अलायंस के प्रत्याशी, उनके सामने भाजपा से पारसनाथ राय हैं। बड़े गद्दावर चेहरे गाजीपुर में भी है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमलावर थे, कह रहे थे कि गाजीपुर की एक घटना थी जहां पर उन्होंने नाम तो नहीं लिया लेकिन मैं ले रहा हूं, मुख्तार अंसारी एक जीप में असलह के साथ पहुंचते हैं और वहां पर दंगे का माहौल होता है, उसे शांत कराने की ऐसी बात वो कह रहे हैं। उसकी हकीकत क्या थी? खैर, पूर्वांचल मिशन पे ही सब लगे हुए हैं और पूर्वांचल को अगर भेद लिया, मैंने पिछले दिनों भी डिबेट में कहा और आज फिर मैं ये कह रहा हूं कि 3 केंद्र बिंदु हैं: काशी क्षेत्र, गोरखपुर क्षेत्र और अवध क्षेत्र। रक्षा मंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री काशी क्षेत्र से कितनी सीटें आती हैं, अवध क्षेत्र से कितनी सीटें आती हैं और गोरखपुर क्षेत्र जो है वहां से कितनी सीटें आती हैं, ये देखना होगा। ये 3 बड़े चेहरे जो देश में बीजेपी के लिए प्रचार करते हैं और तीनों भारतीय जनता पार्टी में अपना एक अलग अस्तित्व बना चुके हैं। हमारे साथ अलग अलग जगह से संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। महफूज हसन है, संवाददाता हैं प्रतापगढ़ से, केपी सिंह हैं श्रावस्ती से, अजय सिंह हैं संवाददाता जौनपुर से। पुरुषोत्तम दुबे सिद्धार्थनगर से और महेंद्र सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबका रुख करेंगे। उससे पहले अब आपको जौनपुर की एक खबर बताते हैं। जौनपुर में पूर्व विधायक नदीम जावेद ने आरोप लगाया है कि उनके गांव में खास तौर पर घरों में घुसकर स्थानीय पुलिस ने लोगों के साथ मारपीट कर वोटिंग प्रतिशत करने
कम करने का काम किया है। बता दें कि शाहगंज विधानसभा क्षेत्र के पारा कमाल गांव में सुबह से लोग मतदान करने निकल रहे थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि खेता सरण की पुलिस अचानक पहुंची और घर में घुसकर लोगों से मारपीट करने लगी। सूचना मिलते ही पूर्व विधायक नदीम जावेद अपने गांव पहुंचे और लोगों से बातचीत के बाद इस मामले को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया। पूर्व विधायक नदीम जावेद ने कहा कि जिस तरीके से भाजपा नेताओं के इशारों पर लोगों को डराने धमकाने का काम किया जा रहा है वह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। और क्या कुछ कहा नदीम जावेद ने, ये भी सुन लीजिए। नहीं है, हम लोग बिल्कुल नहीं झुकेंगे, अपनी लड़ाई को पूरी ताकत के साथ लड़ने का काम करेंगे। भाई मोदी साहब ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर मैं अल्पसंख्यकों के और खुसूसन मुसलमानों के खिलाफ हूं तो मैं प्रधानमंत्री के बनने के लायक नहीं हूं। अगले दिन महाराष्ट्र में जाते हैं और वो जाने के बाद वो दोबारा मुसलमानों पर और अल्पसंख्यकों पर और समाज के दूसरे वर्गों पर हमला बोलते हैं। उसके बाद 2 दिन पहले वो जामिया यूनिवर्सिटी, जिन लोगों ने जामिया की स्थापना की थी, उनका फ्रीडम मूवमेंट में, आजादी के आंदोलन में रोल था, उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। हर दिन दलितों पर, माइनॉरिटीज पर, पिछड़ों पर हमला करने की कोशिश है। इनके भारत सरकार के मंत्री, इनके सांसद, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री, सब लोगों ने यह कहा है कि 400 सीटें दीजिए, हम हिंदुस्तान के संविधान को बदल देंगे। अंबेडकर नगर में भी एक वाकया हुआ जो हैरान करने वाला था। चलिए, कार्रवाई है, प्रत्याशी या प्रत्याशी को नज़रबंद किया गया। मतदान के दौरान सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा को नज़रबंद कर दिया गया। मीडिया में खबर आने के बाद सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा को अब पुलिस ने छोड़ दिया था। बता दें कि टांडा क्षेत्र में उनके करीबी प्रमुख लवकुश वर्मा की आवाज़ पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे और उनके पूर्व मंत्री व सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा से तीखी बहस भी हुई थी। हालांकि पुलिस अधीक्षक उत्तर का स्तूप का ये कहना है कि कल रात लवकुश वर्मा के 7 रुपए पकड़े जाने की सूचना थी। इस संबंध में पुलिस पूछताछ करने गई थी। वो पूरा दृश्य एक बार देखिए और लालजी वर्मा ने क्या कहा और जिला अध्यक्ष ने क्या कहा, ये भी सुनिए एक बार। लालजी वर्मा को अभी सूचना मिली है कि नजरबंद किया गया है, उससे आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, आपको सूचना अभी मिली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए अंबेडकर नगर का प्रशासन चुनाव में शुरू से ही भाजपा के एजेंट के रूप में और पूरी तरीके से लगातार 1 हफ्ते से समाजवादी पार्टी के जितने कार्यकर्ता उनको परेशान किया जा रहा है। लाल पर्ची के नाम पर लोगों को पर्चियां भेज करके उनको बूथों से उठाया गया। हमारे तमाम बूथ अध्यक्षों को उनके घर से उठाया गया और यहाँ तक तो ये हद हुई कि एक महिला कार्यकर्ता और उसको बिना महिला पुलिस की मौजूदगी में उसको उसके घर से 3 बजे उठाया गया। यहाँ पे हमारे साथ सपा जिला अध्यक्ष जंग बहादुर यादव जी, इनसे हमारी वार्ता हुई। इन्होंने जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में जो है जिला प्रशासन जो है पूरी तरीके से आज 1 हफ्ते से काम कर रहा है और वह आज भी काम जारी अपना रखा है। के न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट, अम्बेडकर नगर, अमन सिंह। अब ये वो लेटर था जिसके बाद ये बहस है। अब देखिए किस तरीके से पुलिस पहुंच जाती है, प्रत्याशी को नज़रबंद कर दिया जाता है। चुनाव लड़ना आसान है, विपक्ष के लिए मुश्किल है। ऐसी तमाम खबरें आज से नहीं, ये कई सालों से आ रही हैं। प्रत्याशी पर पूरे देश की नज़र थी या पूरे यूपी की तो थी ही उस सीट पर, वो थी जौनपुर। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री कृपाशंकर सिंह टिकट लाते हैं और लड़ते हैं। बड़ी कवायद थी, इनको टिकट मिल रही, उनको टिकट मिल रही, लेकिन कृपाशंकर सिंह जी को टिकट मिलती है। चुनाव भी लड़ते हैं। एक वाकया होता है, धनंजय सिंह जेल जाते हैं। उनकी पत्नी जेल जाने के 2 दिन बाद बसपा ज्वाइन करती हैं, बसपा से टिकट ले आती हैं। उसके बाद चलिए टिकट आ गया। फिर श्यामलाल यादव वहाँ से करंट सांसद थे, उनकी टिकट काट कर इनको दी गई थी। धनंजय सिंह बाहर निकलते हैं जेल से, जमानत हो जाती है। चुनाव लड़ने पर जो रोक उनकी थी वो लगी रही, चूँकि 7 साल से की सज़ा हुई। श्रीकला रेड्डी का टिकट कटता है, कुछ लोग कहते हैं इन्होंने वापस किया और
श्याम सिंह यादव फिर से नामांकन के आखिरी दिन नामांकन कराते हैं। उसके बाद एक और घटनाक्रम होता है, अपने समर्थकों को जौनपुर बुलाया जाता है। सिर्फ जौनपुर नहीं, प्रतापगढ़ में भी बुलाया जाता है एक ही दिन। समय का हेर फेर था। और उसके बाद होता क्या है कि एक उधर से कहते हैं रघुराज प्रताप सिंह, माननीय विधायक हैं कुंडा से, निर्दलीय विधायक हैं, अब तो जनसत्ता दल उन्होंने अपना बना लिया, और उन्होंने कहा कि भाई आप स्वतंत्र हैं मेरी तरफ से, आप अपने हिसाब से मतदान कर सकते हैं। उन्होंने अपने समर्थकों को बिल्कुल लोड नहीं दिया। उन्होंने कहा जो आपकी इच्छा करे, क्योंकि आप ही मुझे चुनते हैं और मैं आपका जो फैसला है वो मानूंगा। उन्होंने कहा कि आप जो करना हो करिए, आप जिसे वोट देना चाहें वो करिए। जौनपुर में तस्वीर अलग थी। जौनपुर में धनंजय सिंह ने कहा कि भाई प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है, जेल से आने के बाद की ये बयान है, और हमें भारत को मजबूत करना है, हमें प्रदेश को मजबूत हाथों में देना है और मजबूत हाथ करके देने हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करें। 2 दिन बाद कोई मुझे बता रहा था, किसी से मेरी बात हुई, जौनपुर के ही वो व्यक्ति थे, तो उन्होंने कहा कि धनंजय सिंह बाकायदा भारतीय जनता पार्टी का पटका डाल के वोट भी मांगे हैं कृपा शंकर सिंह के। आज सुबह जब वोट डालने गए अपनी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीकला रेड्डी के साथ, तब उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार सुन लेते हैं। भाजपा की जीत होगी। भाजपा की जीत होगी। एक नारा लगा है कि 400 पार, क्या 400 पार का ये जो नारा है, देखिए 2 बार नारे लगे थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 14 और 19 में, और दोनों नारे उनके सफल हुए हैं, तो इसलिए अभी हम सवाल नहीं खड़ा कर सकते। हो सकता है नारा भी उनका सफल हो। हमारी ये शुभकामना है। इसमें क्या चल रहे हैं लोग, तमाम लोग कुछ आज मतदान करें, आज केवल मुद्दा है मतदान, ज्यादा से ज्यादा मतदान का है। बयान सुना, और सुबह से मैं ये बयान सुन रहा हूँ। कुछ बात है, लेकिन अब धनंजय सिंह ने ही कह दिया है, पूर्व सांसद हैं, विधायक भी रहे 2002 में, और कह रहे हैं सिर्फ मतदान। चलिए, महफूज हसन प्रतापगढ़ से हैं, अजय सिंह जौनपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पुरुषोत्तम दुबे सिद्धार्थनगर से हैं, महेंद्र सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार, और अमन सिंह अम्बेडकर नगर से हैं। सबसे पहले तो मैं रुक करूंगा अजय सिंह का ही। जौनपुर बड़ी हॉट सीट है, और वहाँ पर जो हॉट सीट का आनंद है वो लोगों को मिल भी रहा है। कहीं पुलिस आके धमका रही है, तो कहीं जो अपने जिन्हें लोग बाहुबली या दबंग कहते हैं, वो लोग भी कह रहे हैं कि आज मुद्दा सिर्फ मतदान है। जनता के मन में क्या है और जनता किस आधार पर वोट दे रही है? देखिए, जौनपुर का जो सियासी पारा है वो जब से जो है कृपा शंकर सिंह को जो है टिकट मिला, उसके बाद जो है धनंजय सिंह ने अपने एक्स वाल से लिखा कि साथियों तैयार हो जाओ। उसके बाद से ही पूरी राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई, और फिर चुनाव जो है वो त्रिकोणी दिखने लगा। और जब सपा ने अपने प्रत्याशी जो है बाबू सिंह कुशवाहा को जो है प्रत्याशी बनाया, उस दौर में भी ये देखने को मिला कि जो है सपा प्रत्याशी मौर्य समाज से आते हैं, और एक जो है लड़ाई वो त्रिकोणी हो जाती है। उसके बाद जो है पूरा मामला जो है बदल जाता है। फिर एक बहुत बड़ा घटनाक्रम होता है, जेल जाते हैं, जेल से वापस आते हैं, टिकट वापस होता है। इन सब के बाद आज का जो सियासी समीकरण है वो सिर्फ ये दर्शाता है कि लोगों का जो जौनपुर में जातीय समीकरण है वो जो है सबसे ज्यादा भारी पड़ रहा है, और जातीय वोट ये जो है जौनपुर के लिए निर्णायक साबित हो रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से ब्राह्मण और जो है क्षत्रिय वोटों में धनंजय सिंह के आने के बाद जो है वो उनका समर्थन देने के बाद जो है भाजपा मजबूत हुई है। लेकिन मौर्य जो पिछड़ा पीढ़ी की बात करते हैं अखिलेश यादव, वो उससे प्रत्याशी होने से जो है ये सियासी समीकरण जो है आज भी जो है अब लड़ाई जो है सपा और भाजपा के बीच में है। लेकिन अभी भी किस करवट बैठेगा ये देखना जो है 4 जून को ही कंफर्म हो पाएगा कि किसके सर पे जो है ताज चढ़ेगा। जी बिल्कुल। और हमारे साथ अमन सिंह भी हैं अम्बेडकर नगर से। अम्बेडकर नगर में आज घटनाक्रम कुछ अलग था। कल रात भी लवकुश वर्मा जो हैं ब्लॉक प्रमुख हैं, मुझे लगता है वहाँ से, अमन ब्लॉक प्रमुख हैं लवकुश वर्मा। तो अगर अम्बेडकर नगर की बात करें तो अम्बेडकर नगर में जो है चुनाव लगभग 11 बजे तक शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। वहीं 11 बजे के बाद
सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा की सूचना मिली थी, उनको पुलिस प्रशासन द्वारा नजरबंद कर लिया गया है, ऐसी सूचना मिली। हालांकि प्रशासन ने ऐसे कुछ करने पे अपना पलड़ा डाला। और वहीं 3 बजे के आसपास टांडा विधानसभा में 161 बूथ नंबर पर वहीं कुछ भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा बीएलओ को मारपीट की घटना सुनाई दी। हालांकि 5 बज चुके हैं, अब 5:30 बज चुके हैं, 60% मतदान हो चुका है, करीब 40 मिनट और बचे हैं जब मतदान जो है समाप्त हो जाएगा। मतदान किन मुद्दों पे किया गया है? वहां से सिटिंग सांसद जो बसपा के थे वो भाजपा में आके चुनाव लड़ रहे हैं, अंबेडकर, रितेश पांडे। हमारे साथ है कुछ मतदाता भी मौजूद हैं, उनसे हम पूछेंगे किन मुद्दों पे मतदान किए हैं और क्या मतदान का जो है उद्देश्य रहा। आपने मतदान किया है? जी जी। और किन मुद्दों पे किया है? विकास के मुद्दे पे? विकास के लिए। विकास कैसा विकास होना चाहिए? अच्छा विकास होना चाहिए, विकास के लिए दिया। आपने मतदान किया है? आपने मतदान किया है? तो किन मुद्दों पे किया है? हमने जो मतदान किया है ये शांति व्यवस्था में, मतलब जो है गुंडे नहीं हो रही है। इस सरकार में गुंडे नहीं है? अरे सरकार में एकदम शांति वाला सरकार है, सड़क विकास हुआ है, सड़क बन गया रास्ता। आपने मतदान किया है? जी। किन मुद्दों पे आप मतदान किया? हमने विकास के मुद्दों पे मतलब मतदान किया है। आपने मतदान किया है? हमने मतदान किया। किन मुद्दों पे आपने मतदान? हम मोदी जी की नीतियों से खुश होकर उनको वोट किया। तो यहाँ मतदाताओं का कहना है बिल्कुल कि सबके अपने अपने मुद्दे हैं। मैं सिद्धार्थनगर में, हमारे सहयोगी पुरुषोत्तम दुबे बने हुए हैं, पोलिंग बूथ के बाहर से हैं। यहाँ पर स्थिति 2 लोगों में बढ़ती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी कुशल तिवारी, भीष्म शंकर तिवारी उर्फ कुशल तिवारी शायद उनका पूरा नाम है, और दूसरे जो एक दिन के मुख्यमंत्री भी रहे और सिटिंग सांसद भी हैं, जगदम्बिका पाल जी। इन दोनों लोगों के बीच सीधा मुकाबला, और सीधे मुकाबले में मुझे लगता है दोनों लोग ही 50-50% एक दूसरे को बांट रहे हैं। एक बहुत ही अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिल रहा है। पुरुषोत्तम विशाल, आपको बताना चाहेंगे कि सिद्धार्थनगर जिले में 3 बार के लगातार सांसद जगदम्बिका पाल का मुकाबला जो है वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भीष्म शंकर और कुशल तिवारी से। आपको बताना चाहेंगे कि इस बार का चुनाव जो है वो साफ तौर पे बहुत कांटे का चुनाव है। और मैं आपको कहूं कि सिद्धार्थनगर जिले में लगातार 2 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो जनसभा हुआ, 2 बार दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जी आए। और आपको बताऊं 23 तारीख को यहाँ चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अमित शाह का भी जो है वो कार्यक्रम लगा था। आपको बता दें कहीं ना कहीं जो 3 बार के सीटिंग सांसद होने के एंटी इंकम्बेंसी वोट होते हैं वो उसमें कहीं ना कहीं अगर से कुशल तिवारी जी कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ बहुत होगी जी। अब ये देखना हो कितनी सेंधमारी वो कर रहे हो, कितना विरोध का जो वोट है वो अपनी तरफ आ रहे हैं। प्रतापगढ़ चलेंगे महफूज हसन के पास। यहाँ पर अगर बात की जाए तो राजा भैया को लेकर कई बयानबाजी हुई, संगम लाल गुप्ता ने भी बयानबाजी की। क्या फर्क देखने को मिला है वहां पर? जी आपको बता दें, जब से राजा रघुराज प्रताप सिंह का एक बयान आया है अपने समर्थकों के लिए कि जिसको जिधर जाना है उधर जाए, उसके बाद से मानो प्रतापगढ़ की राजनीति में बड़ा चेंजिंग आया है। जैसे छत्री समाज एक तरफा समाजवादी की तरफ पलट पड़ा। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वजीर आला हिंदुस्तान जब प्रतापगढ़ आते हैं तो भीड़ जो इकट्ठा होती है, और जो अखिलेश यादव प्रतापगढ़ आते हैं उसके बाद जो भीड़ इकट्ठा होती है, दोनों में जमीन और आसमान का अंतर देखा गया। आपको बता दें जहां प्रधानमंत्री जी की रैली में 15,000 लोग इकट्ठा नहीं हो पाए, वहीं 60 से 70,000 नौजवान यहाँ पर धूप में बाउंड्री में बिना टेंट के टहल रहे थे। तो राजा भैया का समर्थन कहीं न कहीं एसपी सिंह पटेल के लिए फायदा साबित हो रहा है, समाजवादी के लिए फायदा साबित होता दिखाई दे रहा है। फिलहाल हमारे साथ कुछ लोग हैं, वोट देके जा रहे थे, हमने रोका है। हम बात करेंगे कर लीजिए, मुद्दे क्या थे, उन्होंने किन मुद्दों पे वोट दिया। क्या नाम है आपका? सोनू। तो जी मतदान आप करके अभी लौट रहे हैं, क्या मुद्दे थे आपके? मुद्दे मेरे ये हैं बेरोजगारी के और महंगाई के, इन सब मुद्दों को लेके वोट। मतलब महंगाई और बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो कुल मिला के महंगाई और बेरोजगारी, जो सरकार चल रही है, सरकार भी तो रोजगारों को रोजगार दे ही रही थी, लेकिन अभी तक कुछ इसका पता नहीं चला किस तरीके से रोजगार मिलना चाहिए और मिल रहा है, इसलिए थोड़ा सा बदलाव चाहिए। क्या महंगाई ज्यादा हो गई है? बहुत ज्यादा। कुछ बताएंगे खुल के? इसमें खुल के क्या, चीजें बहुत ज्यादा महंगी हैं,
एक बुजुर्ग हैं, चाचा हैं, हम उनसे बात करेंगे। चाचा, मुद्दे क्या थे आपके? मतदान आप करके आ रहे हैं, अपना मत दे के आ रहे हैं, मुद्दे क्या है आपके? यार महंगाई सबसे बड़ी मुसीबत है। इतनी जबरदस्त महंगाई हो गया, हर चीज तो महंगा हो गया, कोई ऐसी चीज नहीं जो सस्ती हो। सभी चीजें महंगी है, सब चीज महंगी है, कोई चीज ऐसी नहीं है जो सस्ती। तो इस बार जो मत पड़ रहे हैं वो महंगाई पे पड़ रहे हैं, महंगाई और बेरोजगारी पे पड़ रहा है। तो विशाल जी, जैसे आपने देखा कि यहाँ पे दो एक नौजवान थे, एक बुजुर्ग थे, दोनों लोगों का कहना है कि बेरोजगारी और कहीं ना कहीं महंगाई मुद्दा है। बिल्कुल, महंगाई भी एक मुद्दा है और लोग के जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं लोग बता भी रहे हैं। आप बने रहिए सब लोग हमारे साथ। पार्षद महेंद्र सिंह जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, बहुत चुनाव आपने देखे, इस चुनाव में मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी, अगर आप प्रत्याशी हैं तो आप अगर खाना भी खा रहे हैं तो वीडियो बना लीजिए। उसका मतलब ये है कि आप ये बता सके पुलिस को कि भैया हम इस समय यहाँ थे। अमूमन प्रत्याशी कर भी रहे हैं विपक्ष के। और दूसरा कि आप अपने समर्थकों को ये देखे रहे कि वो आपके साथ ही हैं, वरना कई जगह खबर आई है कि भाई समर्थक इनके थे कल तक, आज वो बूथ पे एजेंट किसी और के बने हैं। जी बिल्कुल, बहुत सारी चीजें इस चुनाव में नई देखने को मिल रही हैं। प्रशासन के बेजा इस्तेमाल या प्रभावित करने वाली शिकायतें तो विपक्ष ने कई बार की हैं और यूपी में तो कई दौर में ऐसा हुआ। और अब जैसे जैसे आखिरी चरण आ रहे हैं, तस्वीर देखिए, जैसे कि रेवती रमण सिंह पूर्व सांसद है, उन्हें हिरासत में ले लिया गया। आपके रिपोर्टर जैसे बता रहे थे कि विधायक को हिरासत में ले लिया गया था, नजरबंद कर दिया गया था। नहीं तो प्रत्याशी थे, तो लालजी वर्मा को ही बना लिया। लालजी वर्मा को 3 घंटे नजरबंद रखा गया अम्बेडकर नगर में। जबकि प्रत्याशी जो होता है उसको क्षेत्र में होना चाहिए, वो हर बूथ पे जाता है, वहां चेक करता है, उसके पास कुछ अधिकार होते हैं, अंदर बूथ तक जा सकता है। तो अगर आप प्रत्याशी को ही बंधक बना देंगे, नजरबंद कर देंगे, तो ये बेजा इस्तेमाल की, जो बेजा प्रभावित करने की चुनाव में जो प्रशासन के ऊपर आरोप लगा रहा है विपक्ष, ये सही प्रतीत होते हैं। जमीन पे ये दिख रहे हैं ये सारी चीजें। तो इससे एक चीज आप अंदाजा ये लगा सकते हैं कि सत्ताधारी पार्टी जो है ना, कहीं बेचैनी है। ऐसी उनके पास या तो रिपोर्ट्स हैं, उनके ऐसे सर्वे आ रहे होंगे, इनपुट्स आ रहे होंगे, उनको पैदा की शायद इस चुनाव में क्या जो वो उम्मीद कर रहे थे 400 पार का जो नारा दिया है क्या। क्योंकि जिस तरीके की बेचैनी अभी गाजीपुर में, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे, अब गाजीपुर जो भी देख के आया होगा, वो गाजीपुर सबसे पिछड़े इलाकों में से माना जाता है। अब सरकार के केंद्र में 10 साल से तो ये भी थे, गाजीपुर में और स्टेट में भी सरकार इनकी डबल इंजन की सरकार है। कितना विकास हो गया गाजीपुर का। तो सिर्फ आप पीछे की चीजें, पुरानी सरकारों पर ही आप बात करते रहेंगे, आप गुंडे, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर आप केवल भाषण देते रहेंगे। लॉ एंड ऑर्डर तो आपके पास ही है, आपको सही करना की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप कब तक बातें करते रहेंगे। कल का मैं बहुत सारी चीजें। मैं जी कल का मैं एक आपको बस मैं छोटा सा किस्सा बताऊंगा। कल मैं एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बयान सुन रहा था, तो उसमें ये कहा गया, बांग्लादेश को लेकर जो इंदिरा गांधी ने मूवमेंट था और जिस तरीके से, तो उसमें वो कह रहे हैं मैं होता तो मैं क्या कर देता, मैं आपका बंगला साहिब को भी इधर, और तमाम किसी गुरुद्वारे का नाम लिया, मैं नाम एग्जैक्ट मुझे नहीं याद, लेकिन तो इस करंट मुद्दे पे तो चुनाव हो ही नहीं रहा है। मैं यही कह रहा हूँ, 2 चरण तो विकास पे हुआ कि हमने इतनी मेट्रोज चलाई, हमने इतने हाईवे बनाए, हमने ये किया। तीसरे चरण पे आने के बाद वो आरक्षण वाला एक मुद्दा आया और उसने सब कुछ पलट के रख दिया। अब बात हो रही कि इंदिरा गांधी के समय हम इतने मजबूत हो जाते कि अगल बगल के जिलों में हम मतलब देशों में कब्जा कर लेते, हमारा झंडा होता। जी बिल्कुल, अब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और बयान ये खुद अगर प्रधानमंत्री जी अपनी बातों पे गौर करेंगे तो कुछ समय पहले ऑन रिकॉर्ड प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं कि बांग्लादेश में जब युद्ध हो रहा था और भारत उसकी मदद कर रहा था, तो वो खुद गुप्त तरीके से वो खुद उस युद्ध में भाग लिया था। वो खुद गए थे, उसमें शामिल हुए थे। तो ये प्रधानमंत्री जी के बयान है, प्रधानमंत्री जी के इंटरव्यूज में है कि वो
उसमें शामिल हुए थे। और इसमें तमाम उनका जो पितृ संगठन है आरएसएस, वो अपनी भूमिका बताता है कि हमने बांग्लादेशियों की मदद की है इस युद्ध में, बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करके। अब एक तरफ वो कह रहे हैं इंदिरा जी ने अपने वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए देश के 2 भाग कर दिए। अब एक तरफ कह रहे हैं कि वो उन्होंने भी भाग लिया था। तो प्रधानमंत्री जी के भाषण को अगर आप पहले पेज से लेके अब तक देखेंगे तो बहुत गिरावट है उसमें। वो प्रधानमंत्री के भाषण नहीं लग रहे हैं। पहले चरण में वो कॉन्फिडेंट थे कि वो जो नारा दे रहे हैं 400 पार का नारा तो चलो अपने कार्यकर्ताओं के लिए दिया जाता है, टारगेट सेट किया जाता है, उन्हें भी मालूम था 400 पार नहीं जा रहे हैं। लेकिन जो उम्मीद थी उनको कि कम से कम 350, 320 या वहां स्थिति बनी रहेगी, अभी पहले चरण के बाद उनको लगा कि ये शायद हम 300 के आसपास भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। जिस तरीके से मतदान का पैटर्न सभी विश्लेषकों ने और सभी जगहों पे ये देखने को मिला। फिर उन्होंने ट्रैक चेंज किया और लगातार ट्रैक चेंज करते 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 उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा, मंगलसूत्र से लेके गाय भैंस बकरी गाड़ी घोड़ा सब कुछ आ गया शामिल, पाकिस्तान बांग्लादेश। अभी और कुछ बाकी रह गया होगा तो वो भी आ जाएगा। हाँ, अभी हमारे पास है 31 तक का समय है। जी बिल्कुल। तो अभी इस चरण में अब देखिए जिस तरीके से प्रशासन दिखा रहा, कहीं प्रत्याशी को नजरबंद कर रहा, कहीं दूसरे लोगों को रोक रहा है, तो इससे ये साबित हो रहा है कि अच्छा, कहीं ना कहीं एक चीज और भी है महेंद्र जी, अगर देखें ना, हमारे संवाददाता पुरुषोत्तम दुबे है यहाँ, इन्होंने जिस तरीके से बताया सिद्धार्थ नगर में जो स्थिति है कि 2 बार सीएम आए, 2 बार दोनों डिप्टी सीएम आए, अमित शाह आखिरी दिन आते हैं, और अंबेडकर नगर की स्थिति भी है। आखिरी दिन अंबेडकर नगर में अमित शाह थे, रितेश पांडे का प्रचार कर रहे थे जो बसपा के सांसद हुआ करते थे, और यहां पर भी लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ तो सब लोग थे। तो यहां पर तो बहुत ही जो ये एरिया रीजन है, यहां से पिछली बार 20 सीटें जीती थी, जिनका 6ठे और 7वें चरण में चुनाव होना है 27 सीटों का, और वहां 7 जीती थी, 5 उसमें बसपा जीती थी और 6 बसपा जीती थी और 1 सीट जीती थी आप आजमगढ़ अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी। तो इन 27 सीटों का तो मुझे लगता है जो वो एक पूरा बंच है उसमें सेंध हमारी अब ना हो जाए, क्योंकि अगर ये जाएगा तो पूर्वांचल में अब जो बड़े नेता बचे हैं उनमें जो नाम है वो कहीं ना कहीं उनकी इमेज पे डेंट पड़ेगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। निश्चित तौर पर स्टेक बीजेपी का ही है इस चुनाव, इस चरण में और आगे वाले चरण में भी स्टेक बीजेपी का ही है। बीजेपी अपनी सीटें बचाने की जद्दोजहद कर रही है, बचाने की लड़ाई लड़ रही है। जैसे कि आप देखो प्रतापगढ़ की सीट जो है, प्रतापगढ़ की सीट में बिल्कुल समीकरण उलट गए। जिस तरीके से संगम लाल के बयान आए और जिस तरीके से पहले से ही नाराजगी थी और उसके बाद इस तरीके से बयान आने, फिर राजा भैया का न्यूट्रल हो जाना मतलब वो आप उसका अर्थ कैसे भी लगा लिया, तो मतदाताओं ने जिस तरीके से आपके अभी रिपोर्टर बता रहे थे वहां से कि उन्होंने लगा लिया कि समाजवादी पार्टी को देना है, तो समीकरण बिल्कुल बदल गया। अच्छा, इस इलाके में, इस रीजन में छोटी छोटी दल हैं जिनका अपना प्रभाव है, कोई किसी पॉकेट्स में, कोई किसी पॉकेट में, और कुछ क्षेत्रीय छत्रप भी हैं, राजा भैया जैसे, धनंजय सिंह जैसे, यार और बहुत सारे हैं इस तरीके के। तो ये यहाँ पर सोशल इंजीनियरिंग और यहाँ पर पर्सनल अपना दबदबा, ये सारे फैक्टर्स काम करते हैं। और इन जगहों पर बीजेपी को इस बार वो सोशल इंजीनियरिंग नहीं कर पाए जो सोशल इंजीनियरिंग इंडिया गठबंधन ने कर लिया, समाजवादी पार्टी ने जो किया वो नहीं कर पाए। तो ये एक इनके लिए बड़ी मुश्किल है कि अपनी सीटें बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे। विपक्ष ने किस तरीके जो अभी धरातल हमने भीड़ देखी विपक्ष की, हमने सब कुछ देखा, क्या वो वोट मिल रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है मुझे लगता है। हम पुरुषोत्तम दुबे के पास चलेंगे। पुरुषोत्तम दुबे, कुशल तिवारी, गोरखपुर, तिवारी हाता, सब कोई जानता है। संत कबीर नगर जब वो आपके सिद्धार्थ नगर जब वो आते हैं, डुमरियागंज लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, तो यहाँ पर उनको टारगेट किया जाता है कि भाई माफिया हैं, गोरखपुर से भाग के आए, ये बाकायदा बयानों में कहा गया। कई बार मैं कई नेताओं के मुंह से ये सुन चुका हूं। लेकिन वहां जो प्लस पॉइंट का काम किया वो किया माता प्रसाद पांडे ने। माता प्रसाद पांडे की जो बेल्ट थी, उन्होंने जिस तरीके से गांव गांव जाके इस चुनाव को इतना सीरियसली, जिनको लग रहा था माता प्रसाद पांडे ही ये चुनाव लड़ रहे हैं, और जगदम्बिका पाल के साथ एज फैक्टर भी था। आपको सिद्धार्थनगर जिले में
जगह आपकी आवाज़ पुरुषोत्तम हम तक पहुंच नहीं रही है। मैं अम्बेडकर नगर का के जो संवाददाता हैं अमन सिंह, उनका रुख करूंगा। अम्बेडकर नगर में खूब वोटिंग हो रही है। अभी आपने बताया 60% वोटिंग है और मुझे लगता है अभी 20 से 22 मिनट का समय बचा हुआ है। और ये जो वोटिंग है ये कहीं ना कहीं दर्शा रही है कि वहां पर बहुत अच्छे से लोकतंत्र के महापर्व को एंजॉय किया गया है। अमन, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, अजय प्रताप सिंह भी जौनपुर से हमारे संवाददाता बने हुए हैं। अजय, जौनपुर की स्थिति क्या है भाई? मुंबई से कई नेता आ गए चुनाव लड़ाने, मुंबई से एक प्रत्याशी चले आए, वापस उन्होंने जौनपुर का रुख किया, पूर्व सांसद एक लगे हुए हैं। अगर बात की जाए तो भी जैसे महेंद्र जी बता ही रहे थे, धनंजय सिंह डिसाइडिंग फैक्टर बन के उभरे हैं या नहीं? जौनपुर का सियासी पारा जो है अभी भी बिल्कुल जो है कह सकते हैं कि आवा हवा एकदम भाजपा के पक्ष में दिखाई दे रहे, क्योंकि जितने भी, क्योंकि एक फैक्टर और भी है, सपा के बागी विधायक कह सकते हैं कि उन्होंने बाबू सिंह कुशवाहा का विरोध करते हुए, बदलापुर के एक विधायक है ओम प्रकाश दुबे बाबा, ये पूर्व में विधायक थे, इन्होंने जो है, इनका एक संगठन चलता है ब्राह्मण सभा का, जिसमें लगभग 25 से 30 हजार उनके कार्यकर्ता है, और उन्होंने भी कृपा शंकर सिंह को जो है सपोर्ट किया। और उसके बाद से जो है चीजें जो है बदल गई। जहाँ लगता था कि मौर्य समाज जो है कुछ न कुछ जो है बीजेपी से नाराज, बीजेपी को न करके वो अपनी बिरादरी, अपनी सेम बिरादरी को लेकर के बाबू सिंह कुशवाहा को वोट करेगा, वो गैप जो है भरता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सपा का जो कोर वोटर जो है वो बाबा दुबे के साथ से वो अब जो है बीजेपी के पक्ष में मतदान करेंगे। और अगर बात करें मछली शहर सीट की, जिसकी जो सीट जो है पिछले 2019 में जो है वो सिर्फ 181 वोट से भाजपा ने जीत दर्ज की थी, वो सीट जो है आज जो समीकरण बन रहा है वो सपा के खेमे में ज्यादा जाती हुई सीट दिख रही है, क्योंकि प्रिया सरोज जो है एक बहुत यूथ है, और उन्होंने जो है जिस प्रकार से कैंपेन किया, वो कहीं ना कहीं जो बीपी सरोज है, बीपी सरोज जो भाजपा के प्रत्याशी हैं और सांसद भी है मछली शहर से, उन्होंने जो है एक उनका आइडिया वायरल हुआ कि बुलडोजर बाबा जो है प्रदेश में है और हमारे यहाँ मछली शहर में SC बाबा है। तो वो इनके बारे में लोग जो क्षत्रियों पे, ब्राह्मणों पे इन्होंने 500 की संख्या से 1000 की संख्या में इन्होंने सिर्फ SC लगाया। तो वहां पे ठाकुर और ब्राह्मण जो है मछली शहर में बहुत ही नाराज है, और जिसका खामियाजा जो है भाजपा को नुकसान उठाना पड़ेगा। ये हो रहा था कि भाजपा का जो प्रत्याशी मछली शहर से बदला जाएगा, लेकिन अंतिम समय पर जिस प्रकार से बीपी सरोज को पुनः प्रत्याशी बनाया गया, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि भाजपा आखिर किन सोशल इंजीनियरिंग पर काम कर रही है। उनकी सोशल इंजीनियरिंग पर भी प्रश्न लोगों के में खड़ा किया कि आखिर इनका टिकट कट रहा था, फिर इनको टिकट कैसे मिल गया। जी, तमाम जन अब बन रही है हमारे साथ। बहन जी, एक चीज़ मैं समझा, मुझे आज जौनपुर से मैं बात कर रहा था, जौनपुर में कुछ मुंबई से लोग आए हुए थे जो कृपा शंकर सिंह के चुनाव में लगे, तो वहाँ एक चीज़ में उनकी बातों से मुझे लगा कि भाई नरेंद्र मोदी से कोई नाराज़ नहीं है, वहाँ नाराज़गी है कि जिनको उन्होंने चुन के भेजा है। अब पता चला उन्होंने काम इतना करा दिया है लेकिन उनका चेहरा ही नहीं देख पाए। एक बार देखा था चुनाव में लोगों ने, विधायक जी आ नहीं रहे हैं, सांसद तो जौनपुर में दूसरे का ही था बसपा का, तो उनसे भी नाराज़गी कि वो भाई आ ही नहीं रहे, दिख ही नहीं रहे। और ये अमूमन हर सीट पर है। अगर मछली शहर से बात करें तो बीपी सरोज, उनका ऑडियो ही वायरल हो जाता है, जब उनका मन होता है तो ऑडियो एक वायरल होता है। और उनके सामने 26 वर्षीय प्रिया सरोज है, जो यूथ को भी और क्या अच्छा एक जो कहते हैं स्पीच देने का तरीका है, जो भाषण है, जो लोगों से मिलना है, वो बहुत अच्छा है। तो उन सब चीज़ों को अगर हम देखें तो हमें तो ये लग रहा है कि भाई आप मोदी जी के नाम पे लड़ जरूर रहे हैं, लेकिन आप अपना पर्सनल नाम कहाँ गायब कर दे रहे हैं। कह रहे हैं फिर एक बार मोदी सरकार, अरे अपना भी नाम ले लीजिए भाई, नाम ले ही नहीं रहे हैं और उनके नाम को भी खराब कर रहे हैं।
मोदी जी मेहनत कर रहे हैं, मोदी जी राष्ट्र मजबूत कर रहे हैं, और ये लोग जिले में ही नहीं अपना काम कर पा रहे हैं बेचारे। हाँ, दरअसल ये एक कैंपेन का एक स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है, जो इस तरीके से नरेंद्र मोदी जी इस चीज को हैंडल करते हैं। वो बड़ी बारीकी से एडवर्टीजमेंट को समझते हैं, कैसे किया जाए, एक ब्रांडिंग को समझते हैं, इमेज बिल्डिंग को समझते हैं। वो दरअसल पॉलिटिक्स के साथ साथ इस चीज को भी बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। इसीलिए गौर करिए, जब वो प्रधानमंत्री बने थे उसके शुरुआत वाले पहले वाले कैंपेन में उन्होंने गुजरात के डेवलपमेंट का इशू जोर शोर से गुजरात शुरू किया मॉडल। था, और पूरे गुजरात मॉडल, उसके केंद्र में भी मोदी ही थे। गुजरात मॉडल का मतलब था कि मोदी किस तरीके से गुजरात को चमका दिया, जबकि गुजरात पहले से ही चमकता हुआ प्रदेश था जिन जिन पैरामीटर्स पे। हालांकि मैं गुजरात गया हूं तो वहां गरीबी बहुत है, वहां के जो आंकड़े उठा के देखे तो वहां बहुत सारी दिक्कत है, यानी कि वहां पर मेलन्यूट्रिशन का मामला भी बहुत है, जिनको पोषण कहा जाता है वो भरपूर पोषण भी नहीं है गरीब बच्चों में, वो अलग बात है। लेकिन जो एक ऊपर का एक है, कुछ शहर हैं जो बहुत डेवलप्ड हैं, दुनिया भर में डेवलप्ड हैं, वो मॉडल पेश किया गया। इंडस्ट्री, नो डाउट इंडस्ट्री है, लेकिन वो बहुत पहले से इंडस्ट्री है, उसमें कांग्रेस गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ रहा है, लेकिन वो कैंपेन शुरू की गई। उसके बाद फिर आया दूसरे चुनाव में, तब भी केंद्र बिंदु मोदी ही थे। इस बार तो बहुत ज्यादा, आप तो इस बार तो भाजपा की गारंटी नहीं है, बीजेपी की गारंटी नहीं, मोदी की गारंटी है। तो उनको मालूम है कि जमीन पर समस्याएं बहुत, लोगों को, अगर हमने लोगों को, अपने कैंडिडेट को कहा कि इन्हें चुनिए, तो कैंडिडेट्स निश्चित तौर पर इतनी संख्या में जीत के नहीं आ सकते, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी बहुत है। अब जैसे कि प्रतापगढ़ में भी बात कर रहे थे, वो कह रहे थे मुद्दा क्या है, तो दोनों लोगों ने कहा मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है। ये कमोबेश पूरे देश का हाल है, महंगाई चरम पर है, इतनी महंगाई कभी किसी ने नहीं देखी, बेरोजगारी भी इतनी कभी किसी ने नहीं देखी। अब इन मुद्दों पे अगर प्रधानमंत्री जी बात करेंगे तो निश्चित तौर पर वो कैंपेन उनके लिए ठीक नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने देश को आगे किया कि देश में एक मजबूत नेता चाहिए। उन्होंने अपनी छवि ऐसी बनाई है, उनके इर्द गिर्द कोई नहीं चल सकता है, वो एक, तो लोगों को अकेले वो दिखते हैं, जब वो अकेले दिखते हैं तो उनके अंदर एक आता है। जैसे आप देखोगे कोई बाहुबली, उदाहरण के लिए बता रहा हूं सिर्फ, बाहुबली कोई चलता है तो वो इर्द गिर्द उसके कोई नहीं होता। धनंजय सिंह को देखिए आप, कभी वो एकदम, उनके इर्द गिर्द 4 फीट तक कोई नहीं चलेगा, राजा भैया 4 फीट तक कोई नहीं चलेगा, अकेले वो फोकस। चलिए, कुछ नेटवर्क इशू है, फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे महेंद्र सिंह जी के साथ। तो फिलहाल आपको बता दें, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। महफूज हसन प्रतापगढ़ संवाददाता जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अजय सिंह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पुरुषोत्तम दुबे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। महेंद्र सिंह जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमन सिंह अम्बेडकर नगर से हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए थे। और अब एक खबर है, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने नई दिल्ली में एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज मैंने वोट डालकर एक नागरिक के रूप में अपना कर्तव्य पूरा किया है। मैंने पहले भी कहा था कि यह हर नागरिक की बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, मेरा निजी जीवन भारतीय कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, और आज मैंने मेरा वोट डालकर बहुत विनम्र भाव से एक नागरिक के रूप में मेरे कर्तव्य का पालन किया है। और इसलिए मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये बहुत बड़ा कर्तव्य है हर एक नागरिक का। सर, वोट करना सबका अधिकार है। इस चरण में कुछ समय अभी बचा है। जिन्होंने वोट नहीं किया है, अगर वो मतदान स्थलों के पास है तो वोट करने ज़रूर जाइए। आपका इकलौता ऐसा अधिकार है जिसको आपसे कोई नहीं छीन सकता, अन्यथा आपका वोट किसी और ने न डाला हो। वोट ज़रूर करना चाहिए। अब बात हो रही थी मिशन पूर्वांचल की। गाजीपुर में आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, जिस तरीके से लोग उनके बयानों को सुन रहे हैं। महेंद्र सिंह जी ने भी अब इस पर टिप्पणी की कि भाई वो बयान, अभी तक हम पहले 2 चरण में मैं ही बार बार ये देख रहा था कि किस के विकास के मॉडल को गिनाया जा रहा था, किस तरीके से हम बता रहे थे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, हमारे साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, हमने कई जगह आपका फूड पार्क बनवा दिए, हमने
दुनिया भर की चीज़ें कर दी, हमने मेडिकल कॉलेज दिए, हमने आपके एयरपोर्ट्स हर जगह बनवा दिए, इन सब पे बात हो रही थी। लेकिन तीसरा चरण आया, दूसरे चरण और तीसरे चरण के बीच में जो समय था ना, वहाँ पर जो दो लड़के यूपी के कहे जा रहे हैं, अखिलेश और राहुल गांधी, दोनों ही बड़े नेता हैं इस देश के, और दोनों ने एक मुद्दा निकाल के लाए। वो पहले चरण से ही चल रहा था वो, लेकिन इस बार जब वो तीसरे चरण से पहले लेके आए कि भाई संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म होगा, इस मुद्दे ने कहीं ना कहीं बहुत इंटीरियर तक इम्पैक्ट किया है। और इस इम्पैक्ट का असर था कि हम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भूल गए, हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भूल गए यूपी में, हमने जो बहुत बड़े बड़े काम किए वो भूल गए। और सबसे बड़ा काम जो हमने किया वो बीच बीच में फिर पूर्वांचल में याद आया है, भारतीय जनता पार्टी जिसका श्रेय पूरा लेती है और कहती है कि हमने करके दिखाया, वो है राम मंदिर। आप देखिए कहीं भी बात नहीं हो रही है, बात हो रही है पिछली सरकारों में, बात हो रही है 1998 की, बात हो रही है 1974 की, लेकिन बात 2022 की नहीं हो रही, 2023 की नहीं हो रही है, 2024 की नहीं हो रही है। ये एक बड़ा सवाल है कि भाई क्यों इस पे बात हो। और ये विपक्ष भी नहीं कर रहा है, विपक्ष 2024 के बाद की बात कर रहा है। करंट मुद्दों पे थोड़े दिन तक मुद्दे चलते हैं कि ये होगा फिर ये कर दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप पूर्वांचल की ओर बढ़ते हैं तो आप यहाँ समझ जाते हैं कि मूल मुद्दों से हटकर जातिवादी बातों करने से फ़ायदा मिलेगा। जब पूरे यूपी में कार सेवकों की गोलीकांड होता है, उसके बाद पूरे यूपी में पूर्वांचली एक ऐसा गढ़ था जहाँ पर मुलायम सिंह यादव को सीटें मिली थी, उन्होंने उनको जो पॉलिटिकल डाउनफॉल है उससे बचा लिया था। वहाँ पर आपका कार सेवकों पर गोली जो चलाने का आरोप मुलायम सिंह पर लगता है, वो वहाँ काम नहीं आया था। वहाँ काम सिर्फ जातियों के जंजाल में जो लोग हैं उसी को बता कर चुनाव जीते और अपनी पकड़ यूपी की राजनीति में मजबूत किए। फिलहाल 2024 के महासमर में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।